हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की। मैं वो परिंदा बना जिसने ऊंची उड़ान भरना सही समझा। इसी कोटेशन के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम क्रिया के बारे में बात करेंगे। क्रिया हर काम में हर व्यक्ति को ज़रूर करनी पड़ती है, इसलिए क्रिया को समझने के लिए सबसे पहले क्रिया का अर्थ होता है काम या कार्य। ये दोनों ही क्रिया के ही अर्थ माने जाते हैं। क्रिया उसे कहते हैं कि जो पद किसी कार्य को करने या होने का बोध कराता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे भी हम क्रिया कहते हैं। कि संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। जो संस्कृत भाषा होती है, जिसको हिंदी की जननी माना जाता है, उसमें क्रिया रूप को धातु कहते हैं। लेकिन वही धातु के जब हिंदी में ना लग जाता है तो वो क्रिया बन जाती है। जैसे लिख धातु है, उससे लिखना क्रिया बनती है। रट धातु है, उससे रटना क्रिया बनती है। अब बात करते हैं क्रिया के प्रकार की। यहाँ नोट के रूप में याद रखना चाहेंगे कि कर्म, प्रयोग और संरचना के आधार पर विभिन्न भेद क्रियाओं के माने जाते हैं। उनको हम एक एक करके समझेंगे। आज सबसे पहला नंबर पे जो है उसको हम बात करेंगे कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद आपको भी पता होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद क्रिया के होते हैं, जिनमें से पहला होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को समझने का सबसे आसान तरीका मैंने आपके सामने रख दिया है। वो है कि जब भी हम क्रिया से युक्त कोई वाक्य हैं तो उसमें क्या को लेकर अगर कोई प्रश्न करेंगे तो वहाँ पर अगर उत्तर मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया की श्रेणी में चला जाएगा, और जिसमें उत्तर नहीं मिलता, निरुत्तर रहता है, वो अकर्मक क्रिया कहलाएगा। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नंबर 1 में अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की अगर बात की जाए तो इसमें कर्म से कोई अपेक्षा नहीं रखी जाती, आशा नहीं रखी जाती। अर्थात इसे समझ सकते हो कि इसमें कर्म एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है। इसकी परिभाषा इस तरह हमने तैयार की है कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता, जिन क्रियाओं के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता ना हो, जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं हो, उन्हें भी अकर्मक क्रिया कहेंगे। और क्रिया का प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है। अगर कहीं पर कोई क्रिया है, उसका प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण आप देखिए, कुत्ता भौंकता है, कविता हंसती है, टीना सोती है, बच्चा रोता है, आदमी बैठा है, मोर उड़ता है। ये सब इनके उदाहरण हैं। और हमने बात करी थी पहले कि जहाँ पर क्या का आंसर मिल जाता है वो तो सकर्मक क्रिया होती है, और जहाँ नहीं मिलता है वो अकर्मक क्रिया होती है। अब प्रश्न अप्लाई करके देखते हैं कि कुत्ता क्या भौंकता है, तो इसका कोई आंसर नहीं मिलेगा। आदमी क्या बैठा है, नहीं मिलेगा। मोर क्या उड़ता है, इनके आंसर जहाँ पर नहीं मिलते वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसके बाद दूसरे नंबर की है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में कर्म से ही अपेक्षा होती है, यानी कि कर्म का होना क्रिया के साथ बहुत ही जरूरी होता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जहाँ क्रिया के भाव को स्पष्ट करने हेतु प्रयुक्त की जाती है या कर्म की आवश्यकता हो, अर्थात कर्म की प्रयुक्तता वहाँ जरूरी होनी चाहिए। क्रिया का प्रभाव, क्रिया का भार कर्ता पर नहीं पड़कर सीधा कर्म पर पड़ता है, सीधा कर्म पर पड़ता है, उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे भूपेंद्र खाना खा रहा है, नीतू खाना बना रही है, लड़का पढ़ता है, अशोक का वृक्ष लगाता है। अब इसमें जब वो क्या का प्रश्न हम करेंगे तो उनका उत्तर अगर मिल जाता है या कर्म वहाँ पर मौजूद है तो वो सकर्मक क्रिया की श्रेणी में चला जाएगा। जैसे पूछते हैं भूपेंद्र क्या खा रहा है, तो आंसर मिल जाएगा खाना। नीतू क्या बना रही है, तो यहाँ पर भी मिल जाएगा खाना।
लड़का क्या पढ़ता है, यानी कि कुछ तो पढ़ रहा है, ये इसमें मिल रहा है। और अशोक क्या लगाता है, यानी कि अशोक का वृक्ष लगाता है। इस तरह से कर्मक क्रियाओं में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़कर सीधा कर्म पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया के दो उपभेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के दो उपभेद होते हैं। वो दो उपभेदों की बात करेंगे। एक तो होता है एक कर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म होता है। वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म हो, वहाँ पर एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे प्रियांशी खाना बना रही है, यहाँ खाना कर्म है, बनाना क्रिया है, तो यहाँ पर एक कर्म है, इसलिए कर्मक का उदाहरण है। दूसरा है द्विकर्मक। द्विकर्मक क्रिया, जहाँ क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो, वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी, मैंने उसको खाना खिलाया, राहुल ने शीतल को पानी पिलाया। तो इनमें दो दो कर्म है, इसलिए द्विकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक जो सकर्मक का दूसरा उपभेद है, वो क्रिया इसमें है। जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी, इसमें श्याम है और पुस्तक है, दो कर्म है। उसको और खाना दो है, यहाँ पर शीतल और पानी ये दो कर्म है, इसलिए द्वि। अब हमने पहले कर्म के आधार पर पढ़ी, अब पढ़ेंगे प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया का प्रयोग कहाँ और किस रूप में किया जा रहा है, उसकी बातें हम यहाँ पर करेंगे। पहला है सामान्य क्रिया, जो सामान्य वाक्यों में प्रयुक्त की जाती है, वो सामान्य क्रिया होती है। वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग जहाँ होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे रीना जाती है, राजू गाता है, ये सामान्य क्रिया है। दूसरे नंबर पे आती है संयुक्त क्रिया, जो क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाओं जो भिन्नार्थक के मेल से बनती है, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने पत्र लिख दिया, रामा गीता पढ़ने लगी, इसमें संयुक्त क्रिया है। तो पढ़ना और एक लगना, लिखना और देना, दो दो क्रिया है, इसलिए संयुक्त क्रिया का उदाहरण ये बन जाते हैं। अगली आती है प्रेरणार्थक क्रिया, जो दूसरे को प्रेरित करती है, उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जहाँ कर्ता स्वयं क्रिया नहीं करके दूसरों को क्रिया करने हेतु प्रेरित करता है, दूसरे को क्रिया करने हेतु प्रेरित करता है, वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। उदाहरण, दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है, यानी कि दुष्यंत स्वयं करता है लेकिन वो हेमंत से पत्र लिखा रहा है, इसलिए उसको प्रेरित कर रहा है लिखने के लिए, इसी वजह से प्रेरणार्थक क्रिया है। इसी तरह का दूसरा उदाहरण देख सकते हो, मोहन ने माली से दूब कटवाई। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं जो होती है वो सकर्मक होती है। ये भी बात याद रखिए आप कि जितनी भी प्रेरणार्थक क्रिया को उदाहरण है वो सब सकर्मक क्रिया भी कहलाती है। अगली है पूर्वकाली क्रिया। पूर्वकाली क्रिया की पहचान होती है, इसमें कर शब्द लगा रहता है। जैसे पहले परिभाषा की बात कर लेते हैं। वाक्य में दो क्रियाएं हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले ही संपन्न हो जाती है, वहाँ पर पूर्वकाली क्रिया होती है। जो संपन्न यानी कि पूर्ण क्रिया कहलाती है या होती है, वही पूर्वकाली क्रिया कहलाती है। किसी भी मूल धातु में कर या करके लगाया जाता है या जावे, वहीं पर पूर्वकाली क्रिया होती है। पूर्वकाली क्रिया के उदाहरणों की बात करें, जैसे अक्षय कुमार घूम कर सो गया, यहाँ पर कर लग गया है, इसलिए वो घूम कर, घूमना क्रिया शांत हो गई, सोना दूसरी प्रारंभ हो गई, इसलिए एक क्रिया शांत हो जाती है, दूसरी स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पर पूर्वकाली क्रिया होती है। गुरुजी पढ़ा कर खेलने लगे, यहाँ पर भी पूर्वकाली क्रिया है। नाम धातु क्रिया वे क्रिया पद होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषणों से बनती है, उनको नाम धातु क्रिया हम कहते हैं। जैसे रंगना, रंग से बना है, सजना, सजने से बना है, गरमाना, गरम से बना है, चमकना या चमकाना, चमक से बना है। ये नाम धातु क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषणों के संयोग से बनती है। अगली क्रिया है कृदंत क्रिया। परिभाषा होती है क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने से, क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने से जो क्रिया बनती है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चल से चलना, चलता, चलकर, गिर से गिरना, गिरता, गिरकर, लिख से लिखना, लिखता और लिखकर। इस तरह प्रत्यय लगने से भी अगर कोई क्रिया बनती है तो वो कृदंत क्रिया कहलाती है। अगला है सजातीय क्रिया। सजातीय यानी कि एक ही जाति की क्रिया होनी चाहिए।
वह क्रियापद जहाँ कर्म और क्रिया एक ही धातु से बनकर साथ में प्रयुक्त होती है उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम खेल खेलता है, खेल और खेलता है, इसमें एक ही धातु है, एक ही अक्षर से शुरू हुए हैं ख और ख, इसलिए सजातीय है। भारत ने लड़ाई लड़ी, यहाँ भी ल है, यहाँ भी ल है। सोनाक्षी ने पानी पिया, यहाँ भी प है, यहाँ भी प है। तो ये एक ही जाति के होने की वजह से सजातीय क्रियाएं बन जाती है। सहायक क्रिया वो क्रिया वाक्यांश में किसी अन्य क्रिया के साथ इस्तेमाल की जाती है। ऐसी क्रियाएं जो अन्य क्रियाओं के साथ इस्तेमाल की जाती है, ये क्रिया क्रियाओं के साथ मिलकर क्रिया के काल को दिखाती है, समय को दिखाती है या कोई प्रश्न बनाती है, वो सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे बारिश हो रही है, मैंने पहले ही खा लिया, तो ये हो रही है समय दर्शा रही है, पहले ही ये भी समय का प्रतीक है। तो इस तरह का प्रयोग जहाँ पर होता है वो सहायक क्रिया कहलाती है। और सहायक क्रिया का एक और उपनाम मिलता है, सहायक क्रिया को हम मॉडल क्रिया के नाम से भी जानते हैं। अब क्रियाओं का काल के आधार पर भी भेद किया जाता है। काल के आधार पर क्रियाएं कितनी होती है, क्या परिभाषा होती है, उसके बारे में बात करेंगे। काल आधार पर क्रियाएं 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है क्रियाएं? 3 प्रकार की काल के आधार पर होती है, जिसमें पहली होती है भूतकालिक क्रिया, दूसरी वर्तमान कालिक क्रिया, तीसरी भविष्यकालिक क्रिया। पहले नंबर पे बात करते हैं भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया उसे कहते हैं जो क्रिया का वो रूप जिसके द्वारा बीते समय में यानी कि भूत में कार्य संपन्न होने का बोध हो, वहाँ भूतकालिक क्रिया होती है। जैसे कुलगान बजा रहा या बज रहा था, बजा था, कुलगान बजा था, ये था के आधार पर भूतकाल में चले जाएंगे। मीरा ने गाया था भूतकाल का प्रतीक है। अनिल पढ़ रहा था, ये भी भूतकाल है। तो इस तरह बीते हुए समय का भान जो क्रिया कराती है उसको भूतकालिक क्रिया कहते हैं। दूसरे नंबर पे आती है वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान कालिक क्रिया वह क्रिया जिसमें वर्तमान समय में कार्य संपन्न होने का बोध हो, वर्तमान समय में कार्य संपन्न होने का बोध हो, वहाँ वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। जैसे कमला खाना खाती है, इसमें सजातीय क्रिया भी है और वर्तमान कालिक क्रिया भी है। विमला सिलाई कर रही है, इसमें है शब्द से अक्षर से पता चलता है कि इसमें वर्तमान कालिक क्रिया है। क्रिया जो हो रही है वो वर्तमान काल में ही हो रही है। तीसरे नंबर पे आती है भविष्यकालिक क्रिया। वो क्रिया जिसमें आने वाले समय में कार्य का होने का बोध हो, आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो, उसे भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे शीतल कल आगरा जाएगी, शीतल कल आगरा जाएगी यानी कि भविष्य की बात है। महेश पत्र लिखेगा, महेश पत्र लिखेगा, ये भी भविष्य की बात हो रही है, इसलिए भविष्यकालिक क्रिया होती है। इसलिए काल के आधार पर 3 प्रकार की क्रिया होती है, भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक। तो ये था दोस्तों क्रिया के भेद किसे कहते हैं, उदाहरण सहित हमने बताए। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपकी क्रियाओं का ज्ञान पूर्ण करने की कोशिश करी है। इस वीडियो को आप अपनी हिंदी के माध्यम से फिर से देख सकते हो और किसी भी हिंदी प्रेमी तक इसे इसके माध्यम से भेजें ताकि उसका भी क्रिया से संबंधित ज्ञान पूर्ण हो।